के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि बीते 7 घंटों में उसने ईरान पर खूब बम बरसाए हैं, ईरान के ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया है, मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के जितने भी अहम ठिकाने हैं उन पर बमबारी की गई है। इसके अलावा उधर ईरान का दावा है, आईआरजीसी का कहना है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आईआरजीसी का कहना है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में जो अमेरिकी सैन्य बेस है उसे निशाना बनाया है। तो कुल मिलाकर दोनों ओर से हमले करने के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिनों में ईरान पर और बड़े हमले होने वाले हैं। ईरान के प्रमुख पुल को निशाना बनाया जाएगा, जो वहां के महत्वपूर्ण पुल हैं जिनसे आवागमन सुलभ होता है, उनको निशाना बनाया जाएगा। बिजली घरों को भी ध्वस्त किया जाएगा, ऐसी ट्रंप की धमकी है। ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान को फिर से घुटने टेकने पड़ेंगे, समझौते के लिए आगे आना पड़ेगा। तो स्थिति किस ओर जाती हुई दिख रही है, इस पर हम तर्कश में बात करेंगे। अमेरिका और ईरान जो कुछ दिन पहले समझौते की बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, वो अब फिर से युद्ध वाली स्थिति में क्यों आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर जो तनातनी दोनों देशों के बीच में दिख रही है, उसका समाधान आखिर क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अभय जुड़ रहे हैं स्टूडियो से। इसके अलावा कर्नल संजीव सिरोही सर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा फिरोज मिठी बोरवाला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले कर्नल सिरोही सर के पास चलेंगे। सिरोही सर, ये क्या हो रहा है? ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि अब तो हम ना मिसाइल ठिकानों को, परमाणु ठिकानों को तो निशाना बनाएंगे ही, बिजली घरों को भी ध्वस्त कर देंगे बम मारकर। वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर जो हम पिछले 3-4 महीने से बातें कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि शायद अब समझौता हो गया है और ये डिस्कशन भी हमारा शायद अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। और उसका खास कारण अगर आप देखें तो जो मेन रीज़न है, जो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया था 16-17 जून को, तकरीबन 1 महीना पहले, उसमें एक सेंट्रल वीकनेस थी। वो वीकनेस थी स्टेट और हॉर्मुज के ऊपर दोनों देशों का नज़रिया और परसेप्शन दोनों का अलग अलग था। और मुझे लगता है इसमें जो मीडिएशन के दौरान जो है अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने सेंट्रल वीकनेस करके उन्होंने जब समझौता किया तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश नहीं किया कि अनकंडीशनली जो पानी के जहाज है वो स्टेट और हॉर्मुज में जाएंगे बिना किसी हस्तक्षेप के। उन्होंने बल्कि ये बोला कि फाइनल एग्रीमेंट में कि ईरान जो है ओमान के साथ मिलकर जो है और बाकी जो गल्फ लिटरल स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर अरेंजमेंट को तय किया जाएगा विद द बेस्ट एफर्ट ऑफ ईरान। तो इससे ईरान को ये लगा कि अब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है पूरा का पूरा जो जिम्मेवारी हमारी है और हमारा इसके ऊपर हक है। तो ये ईरान ने सोचा है पूरा हक है, अमेरिका सोचता है कि ये पूरा का पूरा खुला होना चाहिए। इसकी वजह से आप देखें कि और जब ये साइन हुआ था तभी लोगों को जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थे उनको ये शक था कि इसमें जो है खामियां हैं और उसी खामी का नतीजा हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा की तरह बार बार धमकी दे रहे हैं ताकि ईरान को जो है साइकोलॉजिकली वो जो है डीमोरलाइज कर सके, जो कि वो अब तक फेल हो चुके हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं कि बिजली घरों को तबाह करने से या पुलों को तबाह करने से वो ईरान को घुटनों पे टेकने के लिए मजबूर कर देंगे, तो मुझे जो है इसमें बहुत बड़ा शक है। हाँ, जो ये कार्रवाई जो कोस्टल एरियाज हैं उसके ऊपर जो मिसाइल साइट्स हैं या ड्रोन साइट्स हैं उनके ऊपर हमला करने से शायद कुछ जो है फर्क स्टेट और हॉर्मुज की सुरक्षा में पड़ेगा, क्योंकि शायद ईरान उस काबिल नहीं रहेगा कि वो आने वाले जहाज़ों के ऊपर शायद हमला कर सके। तो अगर कोस्टल एरियाज के ऊपर ही वो हमला करते हैं जिससे जो ये स्टेट और हॉर्मुज सुरक्षित हो जाती है तो ठीक है। अदरवाइज आप न्यूक्लियर साइट्स के हमला करो, बिजली घरों पे करो, पुलों को तोड़ दो, उससे मुझे लगता है ना पहले कुछ हासिल हुआ है ना अब कुछ हासिल होगा। वैभव जी, बिल्कुल। अपने दूसरे मेहमान की ओर चलते हैं, फिरोज जी के पास चलते हैं। सर, आपका क्या मानना है? सिरोही सर कह रहे हैं कि पुलों पर हमला करने से हासिल तो कुछ नहीं होने वाला अमेरिका को, भले ही वो अपनी दादागिरी दिखाने के लिए कर दे। ईरान का जो रवैया रहा है युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध के दौरान और अब तक, वो झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं रहा है। आईआरजीसी अडिग है, पहले से ज्यादा उसका नियंत्रण हो गया है ईरान पर। फिर भी अमेरिका उसे दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है जब उसको पता है हासिल कुछ नहीं होने वाला?
जय हिंद साथियों। और कर्नल सिरोही साहब ने सही बात बोली है। एक्चुअली हम लोग 28 फरवरी का पूरा रेपिटेशन देख रहे हैं। वही किस्म के अमेरिका के हमले, इनफैक्ट पहले से हमले कम है, मतलब तेहरान और कोम और वो सब शहरों पे नहीं हो रहा है, सदर्न कोस्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मगर सदर्न कोस्ट की भी बात बता दूं, क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त साउथ अफ्रीका के इंडियन ओरिजिन के हमारे मिस्टर पटेल करके है, जो गए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ के अस्पताल, वहाँ के पार्क्स, वहाँ के स्कूल साउथ में भी अटैक हो रहे हैं। तो ये पूरा जो अमेरिका का हमला है वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक असेस पे नहीं हो रहा है, मगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, वो जितना भी ये हमला कर ले, मतलब ये 5 महीनों की जो हम लोग ने जो पूरी मिलिट्री अटैक्स और पॉलिटिक्स देखी है, उससे ईरान कोई पीछे हटने वाला नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आई थिंक इवन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारा ईरान की जो मिलिट्री एसेट्स है वो भी वहाँ टनल्स में अंडर वाटर बहुत कुछ है, जहाँ अमेरिका पहुँच नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी 1-2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी शिप्स ये इसको तोड़ने की कोशिश करी, इनफैक्ट यूएई के और सऊदी के बड़े टैंकर्स वहाँ आ गए, यूएई के बड़े टैंकर्स आ गए थे, सुपर टैंकर्स अमेरिका ने भेजे थे उनको वो टेस्ट करने के लिए, तो ईरान ने हमला कर लिया था। तो आई थिंक ये प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर इसी प्रकार से चलेगी। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के पास भी बमबारी की कुछ सीमाएं है, लिमिटेशंस है, वो लगातार सीएनएन में रिपोर्ट आ रहे हैं। और एक्चुअली ये जो एमओयू जो साइन हुआ था 17 जून का, वो पॉइंट नंबर 5 को वापस पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली इट क्लियरली स्टेटेड, मतलब ये जो शब्द है सॉवरेन राइट, वो सॉवरेन राइट ईरान का है, वो ट्रंप ने 17 जून को साइन कर लिया था, ठीक है। और 60 डेज तक वो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, वो बात आई थी। और उसके बाद जो भी एक ट्रांजिट फीस वगैरह होती है वो करना चाहे तो ये सब तो वो एमओयू में ट्रंप ने साइन किया था। मगर एमओयू साइन करने का मतलब ये था कि उस दौरान अमेरिका वीक हो गया था और उसने वो सरेंडर डॉक्यूमेंट है, एक्चुअली वो अग्रीमेंट नहीं है, एमओयू है, मगर वो एमओयू पे भी अमेरिका का साइन करना ये बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग ये भी समझ लें कि कुछ चंद महीनों में अमेरिका के चुनाव आ रहे, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे, और ये जितना आगे जाएगा मिड टर्म के तरफ, ट्रंप को तकलीफ होगी। और कल ही जो एक वोटिंग हुई है अमेरिकन सेनेट में, जहाँ ये वॉर के लिए फंडिंग की बात है, तो डेमोक्रेट्स जीते 50 to 46, तो वो ट्रंप उसको मैनेज नहीं कर पाया। तो बहुत सारी राजनीतिक दिक्कतें ट्रंप के लिए आ रही है, और वो कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि वो 50 बार बोल चुका है कि मैंने इनको हरा दिया और हम लोग जीत चुके हैं और मैंने उनको बर्बाद कर दिया। ये सब इनकी रेटोरिक चल रही है। ईरान में 47 साल से वो लोग ये सैंक्शंस को झेल रहे हैं। उन्होंने इराक के सामने जो वेस्ट ने एक और सऊदी वगैरह ने जो इन्फोर्स की थी जंग, वो अकेले लड़ रहे थे। अब भी वो उनमें वो क्षमता है, वो लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। और अमेरिका को लगता है कि सिर्फ बमबारी से वो ईरान को झुका देंगे तो गलत बात है। अगर ईरान को आना ही है तो उसको फाइनली जमीन पे आना होगा। खर्ग आइलैंड भी लेने की ताकत भी रखते हो। तो आगे के कुछ टाइम में देखते हैं कि वापस ये लोग टेबल पे बैठेंगे, अमेरिका पीछे हटेगा, ईरान पीछे हटेगा नहीं, वो तो बात स्पष्ट है। एग्जैक्टली यही एक सवाल जो पूरे विश्व में पूछा जा रहा था कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी, क्योंकि जब लगा कि टेबल पे आने के बाद एक एमओयू साइन हुआ, उस एमओयू का सबसे बड़ा जो विरोध किया गया, फिर उसको एक तरीके से कंडेम किया गया, वो इजराइल से किया गया था। अमेरिका, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी, उसमें एपैक का इतना बड़ा महत्व, उस सारे गुटों ने अपना प्रेशर बनाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। और आज एक तरीके से जो बिल सर ने जिसका जिक्र किया था कि 1.5 ट्रिलियन का जो फंडिंग पेंटागन को मिलने वाली थी, उसको भी डेमोक्रेट्स ने मिलकर डिफीट किया। हालांकि ये बिल जो था वो थॉमस मैसी, रिपब्लिकन, मतलब ट्रंप के खुद के पार्टी के सेनेटर ने सामने रखा था। इसमें सबसे बड़ी एक ये भी बात थी कि इजराइल और यूएस की फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में मच बेटर कोऑपरेशन का एक क्लेम भी था, उसको भी एक तरीके से डिफीट किया गया। मिड टर्म्स की बात सर ने की। सर, अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड, बाकी देशों से, गल्फ कंट्रीज से अमेरिका के ऊपर बढ़ता हुआ एक तरीके से दबाव, और इजराइल की अपनी प्रायोरिटीज, इसके बीच में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अमेरिका के लिए क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के लिए ऐसा तो बिल्कुल दिख रहा है कि जो भी एमओयू साइन होंगे, जो भी एक फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा,
वो काफी बेटर होगा वॉर से पहले वाला ही, क्योंकि उनके सैंक्शन रिलीफ मिल सकता है, फंड्स जो फ्रीज हुए थे वो रिलीफ हो सकता है, और हॉर्मूज पे इससे पहले जो क्लियर राइट नहीं था वो भी मिल सकता है। तो अमेरिका के लिए एक एग्जिट रैंप वे कौन सा हो सकता है, और किस तरीके से, कौन से पॉइंट्स पे वो खुद का एक तरीके से बचा कुचा ईमान बचा सकते हैं? फिरोज जी। अच्छा, मुझे बोल दो। मेरे से बोल जी, रहे हैं? नहीं वो एक्चुअली देखिए बिल्कुल, फाइनली सिरोही सर आपके पास आ रहे हैं। हाँ, स्टेरॉइड, वही बोलो, स्टेरॉइड। ओके द हुश, हाँ बोलो। ओके, देखिए अभी आपने जो है ये बताया है, प्रॉब्लम है, इजराइल की तरफ से प्रॉब्लम है। उन्होंने जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का खंडन किया था, जिसमें जेडी वान साहब को बड़ी नाराजगी हुई थी, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मैं इजराइल की कैबिनेट में होता तो मैं ऐसे बयान नहीं देता, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 जो है, उन्होंने अब जो है जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो पॉलिटिकल प्रेशर दबा के है, क्योंकि हर दफे जो है कुछ ना कुछ जो भी बिल आता है उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी उसमें हार जाती है, जबकि स्पॉन्सर वही करते हैं, जैसे अभी बिल का आप जिक्र कर रहे थे। तो पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले, नवंबर में, जुलाई आ चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक रैंप ऑफ जो है एग्जिट चाहिए, जो उनको कोशिश की थी 17 जून को साइन करने का, लेकिन जब 17 जून को साइन हुआ था तभी सब दुनिया को, एनालिस्ट को ये पता था कि ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये कामयाब नहीं होना है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट मेन थे। एक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका जो है आर्टिकल 5 के ऊपर जो है दोनों का मतभेद है, समझने में, लैंग्वेज को समझने में मतभेद है। ईरान सोचता है कि हमारी सॉवरेन राइट मिल चुकी है, जो अमेरिका ने हमको बोला है कि आप जो है इसका फैसला करें ओमान के साथ मिलके। तो उन्होंने ये सोचा कि ये हमने फैसला करना है, इसलिए इन्होंने अपना एक डेडिकेटेड रूट जो है तय किया है, जो कि ईरान की कोस्टल लाइन से चलता है। तो ईरान चाहता है कि जितने भी शिप्स वहां से जाएं वो सारे उसी रूट से जाएं, ताकि ईरान उनको कोऑर्डिनेट करे। तो ईरान को तो जो जो हिंदी में कहते हैं नंबरदारी मिल चुकी है, अब उसको तो आप छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रिएट करी हुई है, 27 फरवरी को इंटरनेशनली ये वाटर्स बिल्कुल जो है नेविगेशन के लिए खुले हुए थे, हर जहाज जा सकता था, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट की है हमला करके। तो इस प्रॉब्लम को दूर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही करनी होगी। अब कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आती है। दूसरा है इजराइल का लेबनान से हटाने का, उसमें भी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब विफल रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो सिक्योरिटी जोन है 10 किलोमीटर का, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर वो पीछे हट जाते तो हिजबुल्ला दोबारा फिर जो है जो नर्दर्न विलेजेस हैं, नर्दर्न सेटलमेंट्स है इजराइल की, उनके ऊपर फिर रॉकेट दागना शुरू करेगा। तब सवाल ये आता है कि इस जो आगे चल रहा है इसका अंजाम क्या होगा, या किस तरीके से इस जो लड़ाई है इसकी दिशा और दशा क्या होगी। अभी इसमें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की, तो दूर तो उनको करनी पड़ेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप से ये सोच रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके जो है आपके पुलों को, उनकी जो एनर्जी साइट्स को तबाह करके, अगर आप ईरान को जो है सैंक्शन लगा के अगर घुटनों पे ला सकते तो आप बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। आप 10 साल तक बमबारी करते वो नहीं होगा। अगर आपको ये यकीन करना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आपने खोलना है, और जो आपकी जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अमेरिका की इसको खुलवाने, क्योंकि अमेरिका के हमले से ये बंद हुई है, तो उनको अपने ट्रुप्स को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा, कोस्टल एरियाज को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, और उसके बाद वहां पे यकीन करना पड़ेगा कि जितने भी वहां पे ड्रोन या शॉर्ट रेंज मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करने का, तभी आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ये कह सकते हैं कि हम इसको खोल देंगे। आपको लड़के खोलना पड़ेगा, आप जो है रेटोरिक करके, आप बयानबाजी करके आप इसको नहीं खोल सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी ईरान को ऑलरेडी अपनी मर्जी से आपने सौंप दी है, जल्दी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके। तो अब वो चाबी आपको कभी वापस नहीं देगा ईरान, और अगर चाबी आपको लड़नी है तो आपको जो है कुर्बानी देनी होगी, आपको फौज को उतारना पड़ेगा। आपकी इतनी मिलिट्री माइट है, आप ईरान के अंदर घुसिए, नाटो कंट्रीज को बोले कि आपके साथ कोऑपरेट करे, तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज अमेरिका विल नेवर बी एबल टू ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज इट वाज ऑन 27 फरवरी। जी बिल्कुल, इसी सवाल को लेकर चलते हैं फिरोज सर के पास। सर, समाधान वाले सवाल पर आपका क्या जवाब होगा? नहीं, बेसिकली स्टेरॉइड इज टोटली राइट।
नंबर वन, एक्चुअली 27 फरवरी के पहले हॉर्मुज खुला था, हॉर्मुज की कोई दुनिया में चर्चा नहीं थी। तो ट्रम्प आज जो बोल रहे हॉर्मुज खोलो, भाई तुमने जंग करके इसको बंद करवा दिया है। और एशिया ज्यादा परेशान है क्योंकि उसमें अमेरिका का कोई स्टेक नहीं है। 90% यहाँ का ऑयल गैस जाता है एशियाई मुल्कों को, मेजर चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, हम लोग के बायर है। हम लोग ज्यादा सफर हो रहे हैं। यूरोप को भी यहाँ से 5 to 7% जाता है। तो कुछ एक्चुअली अमेरिका का कोई स्टेक नहीं, दे नीड टू गेट आउट ऑफ हियर, नंबर वन। और यहाँ जो ओमान और ईरान जो ये जो एमओयू में जो क्लियर कट स्पष्ट रूप से मैं खाली पढ़ लूं, Iranian sovereign administration over the Strait of Hormuz with only a 60-day free passage waiver। मतलब sovereign administration over the Strait of Hormuz लिखा है। इसमें कोई मतलब दो समझ की बात ही नहीं है, जो लिखा है स्पष्ट रूप से लिखा है। एंड ये 60-day free passage after which Iran begins collecting transit fees from every commercial ship। इसमें क्या समझ में दो हो बात से होती है, मगर ट्रंप ने कौन सी बेबसी में साइन किया है, क्योंकि ये एमओयू जब साइन हुआ था couldn't believe he signed it, ओके। तो और उसके साथ जो उन्होंने कहा कि देखिए पॉइंट क्या है कि इजराइल इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एप्स्टीन फ्यूरी, मतलब ये एपिक फ्यूरी वॉर नहीं थी, एप्स्टीन फ्यूरी वॉर है। ट्रंप टोटली ब्लैकमेल हो रहा है। आज की एक रिपोर्ट आई कि एक औरत को उसने जो बलात्कार किया था उसको आज $5.6 बिलियन करके उस मैटर को सेटल किया है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट आज भी ये सब सेटलमेंट कर रहा है। आप सोचो कि ये देश के क्या मॉरल कैरेक्टर है। दूसरी बात की जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल इज इन द ग्रेटर इजराइल मोड। वो गाजा में आज भी मैसेकर पे मैसेकर कमिट कर रहा है, बच्चों को मार रहा है। लेबनान का सदर्न पार्ट्स को ऑक्यूपाई करके बैठा है, सीरिया के सदर्न पार्ट्स को लेकर बैठा है। सिंपल बात है, यूएन के जो रेजोल्यूशन है इस पे इजराइल कभी तो कुछ एडियर करे। आज ही ट्रंप का बयान आया है कि इजराइल को लेबनान और सीरिया से हटना चाहिए। वो खाली बयान देता है, वो कुछ उसके बारे में तो कुछ करता नहीं है, ओके। तो एक प्रॉब्लम है अक्टूबर में आने वाला नेतन्याहू का चुनाव, जो वॉर पे वॉर कर रहा है, ताकि क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे जो फिगर्स आ रहे हैं वहां से, पोलिंग फिगर्स, नेतन्याहू अक्टूबर का चुनाव हार रहा है, ओके। उसकी बीवी ने डिमांड किया है कि हम लोग अगर नहीं भी रहे तो हमको 5 साल तक हमको सिक्योरिटी चाहिए। वो तो समझ ली कि वो लोग हार रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल, जिसका कारण गाजा का वॉर, ये ईरान, हम लोग ये सब बातें समझ रहे। समाधान सिंपल बात है, अमेरिका को यहाँ से निकलना होगा। हॉर्मुज से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो इस इलाके से अपने मिलिट्री बेसिस, नेवल बेसिस पैकअप करे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दे रहा है किसी को। उसके होने से वहाँ और प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। और वेस्ट एशिया जो इलाका है, जैसे यूरोप ने अपना खुद का डिफेंस की जिम्मेदारी लेता है, वेस्ट एशिया खुद अपनी डिफेंस की जिम्मेदारी ले। और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, इंडिया के साथ, और ये जो हम लोग का रीजन है, वो हम लोग आपस में और भी मिलजुल कर इस इलाके को संभाले। मगर अमेरिका को यहाँ से भी निकलना होगा। अमेरिका और नेटो, यूएई का भी दूरी बढ़ रहा है। कोई नेटो आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना इमोरल वॉर है। इसी वॉर्स में पहले भी इनको इराक में भी लेके गए थे, अफगानिस्तान में लेके गए थे। अभी यूरोप भी इन वॉर्स में आने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल, जी बिल्कुल, एक तरीके से अंकारा के समिट के बाद तो ये बात और क्लियर हो गई थी कि नेटो नेशंस आर नॉट रेडी। वो नहीं रेडी है बिल्कुल भी स्टेप इन करने के लिए इस पूरे ईरान के फसाद में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सर ने यहाँ पर मेंशन की थी कि इजराइल में जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों में कल की सेनेट में नेतन्याहू को सारे पक्षों ने मिलकर बू किया था। एक तरीके से उनकी प्रताड़ना हर जगह पे शुरू हो गई है, वो ऐसा खुद कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनकी पत्नी सिक्योरिटी की मांग कर रही है, उनके बेटे ने जस्ट कुछ महीने पहले अपना नेम चेंज कराया है। यार नेतन्याहू ने अपना नेम चेंज कराया और नेतन्याहू ये नाम अपने एक तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हटाया। दूसरी तरफ बेन-गवीर को यूएस में वीजा डिनाई किया जा रहा है। एक तरीके से जो इजरायली फिगर्स इससे पहले वर्ल्ड सिंपैथी पा रहे थे, अब कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनको उनके गाजा का जो उनका रवैया था, गाजा में जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, उसके लिए उनको सवाल पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। अब इसी वजह से एक लेटेस्ट रिपोर्ट या पोलिंग जो यूएस से आई थी, उससे यह भी पता चल रहा है कि अमेरिकन मुस्लिम्स में हमास के लिए सपोर्ट का परसेंटेज अब वेल अबव 40% हो गया है। एक तरीके से वॉर के बाद यूएस में सेंटिमेंट इजराइल के लिए काफी बदल चुका है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस, ट्रंप ने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा था, वही प्रेसिडेंट अमेरिका को फिर एक बार वॉर में पुश किए जा रहे हैं। एक सिरोही सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आज ही एक तरीके से चबहार पोर्ट में अमेरिका ने
फिर से अटैक्स वगैरह किए चबार पोर्ट और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे आज वहां का वॉच टावर उड़ाया गया, वहां के ईरान ने कहा कि वहां पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस बार बार टारगेट कर रहा है, वो भी फ्रेंडली नेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टारगेट्स को कर रहा है। तो इंडिया के लिए या फिर एक तरीके से बाकी देश जिनके ईरान में स्टेक्स है उनके लिए इस बात से कितना एक इंपॉर्टेंस की बात है कि बार बार अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस टारगेट करेगा तो उसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं रूइंस में उनको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप देखें कि भारत के जो निवासी हैं वो मिडिल ईस्ट में बहुत लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, वहाँ पे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस जो है भारत सरकार को बहुत ज्यादा रेमिटेंस, मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रेमिटेंस किसी को है तो भारत सरकार को मिलता है। तो मिडिल ईस्ट में जो भी हरकत हो रही है उसमें भारत के ऊपर प्रभाव पड़ता है, रेमिटेंस का भी प्रभाव पड़ता है, ऑयल गैस का पड़ता था, फर्टिलाइजर्स का पड़ता है, सल्फर का पड़ता है, एल्यूमिनियम का पड़ता है। अब कितनी चीजें हैं जो कि हम वहां से इंपोर्ट करते थे। और अब जहां तक सवाल चाबार फोर्ट का, चाबार फोर्ट में जो है इंडिया का तकरीबन $10 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, और उसमें जो है ये एक बहुत ही अहम जो है भारत सरकार के लिए एक बहुत ही अहम अचीवमेंट थी कि ईरान में चाबार फोर्ट को जो है वहां पे उसको डेवलप करने से, ताकि उससे क्या था कि हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो सकता था। हम जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है जो कि रशिया से लेके नीचे तक आ तक है, उससे हमारा जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती, उनके साथ हमारा जो है बायलैटरल ट्रेड बढ़ता, तो उसका असर भी भारत के ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीजें भारत के ऊपर जो सी फेयरर्स हैं, जो हमारे जो नागरिक हैं जो शिप्स को चला रहे हैं, उनको वो मारे जा रहे हैं, शिप के कंटेनर्स को मारे, तो ये भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। और इसीलिए भारत ने जो है कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उनके जो है ईरान के जो है डिप्लोमेट को बुलाया था और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में जो है प्रोटेस्ट किया है कि आप जो है हमारे जो नागरिक हैं उनके ऊपर उनको आप मार रहे हैं। तो मेरे को लगता है भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो लेकिन अब सवाल इस चीज का उठता है कि जैसे पहले आपने पूछा था कि इसका मतलब आंसर क्या है, तो इसका आंसर अब जैसे फिरोज साहब ने बोला है कि अमेरिका को जाना पड़ेगा, तो अगर अमेरिका चला जाएगा यहाँ से और अपने जो बेसिस को उठा के ले जाएगा, तो क्या अमेरिका ये करके अपनी छवि को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या अमेरिका के आने वाले समय में लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को गाली नहीं देंगे कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते थे, वो अमेरिका को ग्रेट किया, ही हैज मेड अमेरिका वर्स्ट। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान डिसीजन नहीं होगा किसी भी प्रेसिडेंट के लिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे ही छोड़ के चले जाए, अमेरिकन को बेसिस ले जाए। तो उससे तो मुझे लगता है कि वियतनाम से भी बुरी जो है हार मानी जाएगी दुनिया की नज़रों में, और जो दुनिया में उसका अमेरिका का जो क्रेडिबिलिटी है और दुनिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसका मतलब इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए मोस्ट पावरफुल मिलिटरीली देश जो है, एक वो देश जिसके ऊपर 47 साल से सैंक्शन लगे हुए थे, उस देश से हार के चला गया। तो मेरा ख्याल दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, चाहे वो बिल उनका फेल हो जाए, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होगा। और इसको जो है अमेरिकन बेसिस अगर यहाँ से चले जाते तो मिडिल ईस्ट में पूरी जो पावर इक्वेशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जो है वर्चस्व की लड़ाई रहेगी, सऊदी अरेबिया बनेगा, इजराइल क्या करेगा, बाकी जो गल्फ कंट्रीज क्या करेंगे, ईरान करेगा। तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट हार होगी अमेरिका के लिए, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन पब्लिक भी या अमेरिकन मिलिट्री भी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। तो ओनली आंसर इज कि या तो जो है बातचीत करके इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और अगर बातचीत करके सॉर्ट आउट नहीं होता है तो देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल कि कोस्टल लाइंस के ऊपर हमला करेंगे, ब्रिंग योर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद जो है ईरान के अंदर जाके आप, जैसे इजराइल ने एक सिक्योरिटी जोन बनाया, मेक ए सिक्योरिटी जोन अलोंग द कोस्टल लाइन ऑफ ईरान, जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, एंड मेक श्योर नथिंग इज फायर्ड ऑन द शिप्स। इतना आप कर लोगे, बाकी आपको पूरे ईरान को बर्बाद या ईरान के ऊपर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। मेक ए सिक्योरिटी जोन, और उसके बाद आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो अमेरिका को खोलना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका का जो पूरी दुनिया में जो है, अमेरिका का जो अब तक जो उनका जो एक पावरफुल कंट्री के नाम से जाना जाता था, वो नहीं जाने जाएगा। और उसके बाद अमेरिका को पुतिन भी आंख दिखाएंगे, चाइना भी आंख दिखाएंगे, और बाकी देश भी आंख दिखाएंगे। जी
बिल्कुल, एक तरीके से किसी भी वॉर में इंटर करने से पहले क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स काफी जरूरी होता है। और फिर सर आपके पास बिल्कुल आऊंगा, इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि चबहार पोर्ट, बाकी कंट्रीज का ईरान में जो स्टेक है, उनको कितना एक तरीके से धोखा देखने को मिल रहा है अमेरिका की वजह से? बोलिए सर। नहीं, बहुत ही बड़ा धोखा है। चाबार सिर्फ हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है हमारे लिए। बाजू में ग्वादर है, पाकिस्तान का पोर्ट जहाँ चाइना है, और अभी तो चाबार में भी चाइना का स्टेक बढ़ता गया है, क्योंकि सैंक्शंस के कारण हमको जो मिल रहा था, चाहे वो मनमोहन सिंह के टाइम हो या मोदी जी के टाइम हो, वी हैव नॉट बीन एबल टू, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए था वो हम लोग कर नहीं पाए। और पूरा चाइना, ईरान में हम लोग को ट्रेन रूट की प्रोजेक्ट्स है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पूरा मॉस्को, ईरान, इंडिया, जो इंस्टेक्ट रोडवेज है, ये इतना इंपॉर्टेंट चाबार हमारे लिए है। और उसके साथ जो सैंक्शंस अमेरिका ने हम पे डाले कि अब ईरान का तेल नहीं ले सकते, अब रशिया का तेल नहीं ले सकते, राइट। और खासकर रशिया के साथ हमारी जो पुराना स्ट्रेटेजिक और दोस्ती वाला संबंध है, उसको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कुछ भारी पड़ रही है। दूसरा मेरा बोलना है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का कंपेयर करना अलग बात है। हिजबुल्लाह एक गेरिल्ला मूवमेंट है, एक लिबरेशन मूवमेंट है। उनके पास ना एयरफोर्स है, ना टैंक्स है, ना मिसाइल्स है। अभी ईरान के लेवल के तो मिसाइल और ड्रोन्स नहीं है। और हिजबुल्लाह लेबनान को डिफेंड कर रहा है इजराइल के आक्रमण से, और हिजबुल्लाह ऑल्सो गाजा को डिफेंड कर रहा है इजराइल के जेनोसाइड से। हमास और हिजबुल्लाह सब लिबरेशन मूवमेंट्स है। इजराइल एक ऑक्यूपाइंग पावर है, एक कॉलोनियल सेटलर यूरोपियन अश्केनाजी जूस का, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ पूरा थोपा है इस इलाके में, और बाद में अमेरिका का जो रोल है, तुम लोग ये समझ ले, एक अपार्टाइड रेजिम जो अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका में, उसी किस्म से, उससे बदतर और उससे क्रूर किस्म की, जो यशस्व लिबोविच, जो एक बहुत महान इजरायली फिलोसोफर है, इन्होंने इनको नाम दिया है जूडियो नाजीज, कि ये नाजी टाइम के, और दिख रहा है पूरा उनके रवैये से। दूसरा मेरा बोलना है कि अमेरिका की औकात ही नहीं है लैंड इन्वेजन करने की ईरान में। ईरान की सेना बहुत ही मजबूत है। ईरान बैठा है कि तुम लैंड इन्वेजन तो आके करो, इन्वेजन तो दूर की बात है, वो लोग एक खर्ग आइलैंड लेने के को सक्षम नहीं है। तो अगर अमेरिका लैंड इन्वेजन के दिशा में गया, तो ये वियतनाम से 100 गुना बुरा हाल अमेरिका का होगा, और ये कोई जंग 16 साल नहीं लगेगी, ये 16 महीने में अमेरिका का हाल खराब होने वाला है। ओके, जो अमेरिका अफगानिस्तान को नहीं ले पाया, अब ईरान को ताकत करके जाने वाला है। ईरान बहुत ही ताकतवर है, ईरान बहुत ही एडवांस है, ये एक सिविलाइजेशन है 5000 साल का, ये 250 साल का एक माफिया स्टेट बना है हमारे सामने, जो कभी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को उठाएगा, कभी क्यूबा के पे सैंक्शन करेगा, अलग अलग, मतलब एक दिया है दुनिया को, इन लोगों ने सैंक्शन करके रखा है ये डॉलर के कारण। मगर ये पेट्रो डॉलर भी अभी डाउन हो रहा है, पेट्रो युआन आगे बढ़ रहा है, और जो गल्फ कंट्रीज है उनमें वो समझ जरूर बनती जा रही कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इनको भी पैक ऑफ करके कोई दूसरा रास्ता जाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक तरीके से आज बिल्कुल समझ, जी कंप्लीट करिए। और इलाका आजाद होगा, तो मेरा मानना है कि ये वेस्ट एशिया की लास्ट वॉर ऑफ लिबरेशन हो रहा है। जैसे हम लोग नहीं चाहेंगे कि अमेरिका साउथ एशिया में बेसिस बनाए, या श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो वहां के वो कोई अपना रोल निभाए, वो उसी प्रकार से हमको वेस्ट एशिया को देखना चाहिए कि वेस्ट एशिया से अभी अमेरिका को निकलना चाहिए। भारत को भी नुकसान है, साउथ एशिया का, वेस्ट एशिया, पूरी दुनिया को नुकसान है अमेरिका का ये रोल के कारण। दे शुड गेट आउट ऑफ इट। बिल्कुल, एक तरीके से पीस इन द मिडिल ईस्ट हर बार कहा जाता है, जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर आता है तो वो यही एक तरीके से 2-4 वर्ड्स दोहराते हैं, लेकिन एक इंस्टेबिलिटी की फोर्स कहीं ना कहीं अमेरिकन उनकी ऑयल मशीन्स, ऑयल मशीनरी या फिर उनके आर्म्स पूरा सेक्शन है कि नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके से देखिए जो बातें अभी सर ने कही, एक तरीके से जस्टिस मुरलीधर ने जो रिसेंटली रिपोर्ट सामने रखा, उसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल के गाजा के रवैये पर इंटरनेशनली या फिर इंडिया में भी कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरीके से जो यूएस में हो रहा है एक कंप्लीट चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, लेकिन मिलिट्री टर्म्स में अमेरिका स्टेलमेट में नहीं फंसना चाहेगा ग्राउंड में आने के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको अपने घर पे भी जवाब देने हैं। जितने कॉफिन्स वापस जाएंगे उतना सिरदर्द अमेरिका और ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए होगा, क्योंकि देखिए ट्रंप को इसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ना है। वो मजाक में हर बार कहते हैं कि थर्ड टर्म, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको इजाजत नहीं देती। रिपब्लिकन पार्टी को हालांकि कैंडिडेट ढूंढना है, सामने रखना है, और वो इंटरनल अभी एक एंटी इजराइल भी वॉइसेस रिपब्लिकन पार्टी में उठ रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पूरे सवाल है। अब थोड़ा मैं
इसके बाद पूरी डिबेट को एक प्रॉपर एयर डिफेंसेस के सेक्टर में लाना चाहूंगा कि सर आज ही के वीडियोस थे सिरोही सर की जॉर्डन के एयरबेस पे जब ईरानियन ड्रोन्स वगैरह ने अटैक किया तब वहां के इंटरसेप्टर्स एक्सप्लोड हुए, खुद ब खुद एक्सप्लोड हुए। अब कई अनवेरिफाइड वीडियोस भी बहरीन से भी आ रही है। तो क्या अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम्स जो कुछ $1000 के ईरानियन ड्रोन्स के खिलाफ कुछ मिलियंस की इंटरसेप्टेंस थ्रो कर रहा है, ये कितना सस्टेनेबल है? और या वो जो पीस पीरियड था वो अपने इंटरसेप्टर्स रिस्टॉक करने के लिए तो वो पीस पीरियड उन्होंने टाइम बाय इन नहीं किया था? क्या ये सवाल भी मतलब एक तरीके से वाजिब है? देखिए अभय जी, हर सिस्टम की एक लिमिट होती है। और वो सिस्टम, क्योंकि वो सिस्टम वो मशीन है, वो इट इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग कि आप उसको 72 घंटे तक काम कराओगे। उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट के बाद उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी ऑपरेशनबिलिटी पे फर्क पड़ना, उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप देखें तो ये जो सिस्टम बनाए गए थे ये इस तरीके से बनाए गए थे कि एक लिमिट के साथ जो है वो उसको करेंगे। अगर आप आयरन डोम का क्या हुआ था इजराइल में? आयरन डोम का ये हुआ था कि जब इतने ज्यादा इन्होंने उसके ऊपर बम मारे थे तो आयरन डोम भी जो है, जो कि कहते थे कि आयरन डोम के साथ तो कोई भी जो है मिसाइल या कोई जो है परिंदा भी नहीं, पंछी परिंदा वो पर नहीं मार सकता, लेकिन उसके बाद भी वहां पे चले गई। तो ये चीजें हर सिस्टम का है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डोंट मेंटेन देम, अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे उनको तो उनकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। इसलिए कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है 100% जो है आपको एफिशिएंसी नहीं दे सकता फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। यस, 24 घंटे की लड़ाई, 48 जैसे हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, 4 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम दे विल वर्क एट 100% एफिशिएंसी। बट एज सून एज के आप उनको और आगे बढ़ाते जाओगे तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अब ईरान के जो है आप देखेंगे ड्रोन जो है वो इंटरसेप्टर्स कई दफे ड्रोन या मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है वो वहां पे कामयाब हो जाते हैं। तो दिस इज ए प्रॉब्लम, इट इज ए मैकेनिकल प्रॉब्लम, इट हैज गॉट नथिंग टू विद द सिस्टम या जो है कि आर्म फोर्सेस की एफिशिएंसी के ऊपर हम सवाल उठा नहीं सकते। अब एक चीज जो मैं फिरोज साहब ने जो बोली थी, एक हमने इस चीज को बहुत हाइप कर दिया है कि जो बॉडी बैग जाएंगे तो अमेरिका में बहुत तबाही मच जाएगी, लोग हाहाकार मच जाएंगे। क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बॉडी बैग्स नहीं गए थे? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो कई फ्रंट पे नहीं लड़ रहा था? तो ऐसा नहीं है, हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अमेरिकन कैपेबिलिटी की। दे आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, वियतनाम में, क्योंकि वियतनाम में क्या था, वियतनाम में जो है लड़ाई लड़ने के तरीके अलग थे, लेकिन जो ईरान में है वो लड़ाई लड़ने के तरीके मॉडर्न वॉरफेयर है। वो जो 1960 या 1970 में वियतनाम में हुआ था, इट वाज नॉट ए मॉडर्न वॉरफेयर। जो अफगानिस्तान में हुआ, इट वाज मोर ऑफ ए गुरिल्ला वॉरफेयर। तो जो ईरान में है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन ट्रूप जाएंगे वहां पे बॉक डाउन हो जाएंगे, हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, दे आर बैटल इनॉकुलेटेड है। वो जो है इराक में भी लड़ चुके हैं, वो बाकी जगह लड़ चुके हैं। तो हम उसको बार बार ये कह के बॉडी बैग जाएंगे, अमेरिका हमला नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है मिलिट्री ऑप्शन वो भी है, और उनकी फौज जो है ऐसे नहीं है कि वो जो है हार मान जाएगी इतनी आसानी से। अमेरिका अपने हाथ से जो उसका एक क्रेडिबिलिटी है, जो उसका जो पावरफुल जो दुनिया कहती है उसके बारे में, वो इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देगा। अमेरिका विल फाइट टिल द एंड, टिल दे ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल सर, मेरा बस एक ही था कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना सपोर्ट अमेरिकन का इस वॉर के लिए था, क्या उतना सपोर्ट आज ईरान की वॉर के लिए है? नहीं है, मैं मानता हूं आपकी, पर लेकिन अमेरिका सपोर्ट कर रहा था वॉर को उस समय। अगर आप देखिए 1939 में जब लड़ाई शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर। इनिशियली द वॉर वाज बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन 1942 में मेरा ख्याल जो है अमेरिका दे एंटर्ड द वॉर टू सपोर्ट द एलाइड ट्रूप्स। तो वो जो है अमेरिका उस टाइम सपोर्ट कर रहा था। और अमेरिका ये नहीं, अमेरिका वाज फाइटिंग इन यूरोप, अमेरिका वाज फाइटिंग इन यहाँ पे पैसिफिक में फाइट कर रहे थे, वेयर जनरल मकार्थर वाज फाइटिंग। तो दे वर फाइटिंग, तो दे आर नॉट बैड फाइटर्स, दे आर इनफैक्ट गुड फाइटर्स एंड दे आर वो ट्रेंड है। तो इसलिए हमको ये नहीं बार बार, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ कि बॉडी बैग जाने से अमेरिका पूरा का पूरा घबरा जाएगा और वो बॉडी बैग के डर से जो है हमला नहीं करना, ऐसा नहीं है। दे मे बी हैविंग देयर ओन प्लान्स,
ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई बिना बॉडी बैग्स के अगर हम वो हासिल कर ले तो ठीक है, बट एज ए लास्ट रिजॉर्ट इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट then the only option will be of a military objective to launch the ground troops, and that's why 82 एयरबोर्न डिवीजन को मूव किया गया था, उधर से मरीन्स को मूव करा गया था। वो कोई ताली बजाने के लिए वहां पे नहीं बैठे हुए। दे विल अटैक व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय जनरल्स एंड नॉट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी बिल्कुल। आखिरी के दो सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। फिरोज सर के पास चलते हैं। सर, दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, भविष्य से जुड़े हुए ये सवाल हैं। IRGC ने कुवैत और जॉर्डन के लोगों से अपील की है कि आप लोग सड़कों पर आइए और अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं आपके देश में उनको हटाने के लिए आप अपील कीजिए सरकार से और उसके लिए प्रदर्शन कीजिए। क्या इस युद्ध का जो आने वाले वक्त में असर दिखेगा वो ये भी दिखेगा, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे इस पर थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूं कि अमेरिका की जो सैन्य मौजूदगी है मध्य पूर्व में उस पर भी असर पड़ने वाला है। दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह हुआ है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसद हैं, वो चाहते हैं कि बहुत हो गया, इजराइल को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, इजराइल को जो सैन्य सहायता मिलती है उसमें कटौती होनी चाहिए। ऐसी भी बातें अब हो रही हैं अमेरिकी राजनीति में। तो क्या अमेरिका और इजराइल का जो एक पारंपरिक रिश्ता रहा है, गठजोड़ एक बहुत मजबूत, उसमें भी थोड़ा बहुत अब देखने को मिलेगा कमजोरी या दूरी आती हुई भविष्य में? सर जी नहीं, भविष्य में क्या, प्रेजेंट है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने तो बॉडी बैग्स की बात नहीं की। that was my statement 70% जो, सॉरी, यस, मैंने बात बेसिकली कि 70% जो नाजी के खिलाफ जो जंग लड़ी वो तो सोवियत रूस से लड़ा था। 30% यूरोप और अमेरिका ने लड़ी है। हॉलीवुड की पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, मगर मेजर जंग तो सोवियत रूस और 27 मिलियन रशियंस मरे इस दौरान, तो वो हम लोग ना भूले इस बात को। दूसरी बात है कि ईरान लैंड वॉर के लिए तैयार है और उसको पता है कि अगर लैंड वॉर होगा तो अमेरिका और भी बुरी तरीके से हारेगा। अमेरिका लेकिन ऐसा चाहेगा क्यों सर? नहीं, कौन? अमेरिका। आपको लगता है अफगानिस्तान से जाने के बाद अमेरिका वैसा कोई जोखिम उठाएगा कि जाकर किसी देश की धरती पर उतर कर युद्ध लड़ा जाए? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अमेरिका की औकात ही नहीं है। आई एम सेइंग इट वेरी क्लियरली कि वो लैंड सर, औकात एक ऐसा मतलब वो सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। औकात एक ऐसा वर्ड है, उस वर्ड पे हमें थोड़ी सी आपत्ति हो रही है। नहीं, वो आपत्ति हो अमेरिका के लोगों को या जिसको आपत्ति हो, मेरा बोलना बहुत स्पष्ट है कि अमेरिका को अभी तक था कि मैं मेरे हवाई जहाज से और मेरे मिसाइल से और अलग अलग तरीकों से मैं इन देशों के घुटने पे लाऊंगा। ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। ईरान की जनता ही इतनी सक्षम है, ईरान की जनता ही अपनी सरकार और मिलिट्री को बोल रही है भाई ये जंग लड़ लो और इनको निकालो। और आपने जो जॉर्डन की बात की है कि सड़क पे आ जाओ जॉर्डन के लोगों और अमेरिकी देशों को घेरे और निकालो, ये अगर होने लगा तो उसके बाद अमेरिका की क्या मॉरल बेस तो कोई है ही नहीं उनकी इस इलाके में रहने की। ठीक है, आज इराक से उनको सितंबर से निकलना है। इराक की पार्लियामेंट में सन 2020 में पास किया था कि अमेरिका के सब बेस निकले यहाँ से, जा नहीं रहे वो लोग। ठीक है ना? तो पॉइंट इज के जब सभी देश के लोग उठेंगे कि अमेरिका के बेसिस को उठाओ, ओकिनावा में भी होता है, जापान में, फिलीपींस में भी होता है। 700 अमेरिकी बेसिस कर क्या रहे दुनिया में अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग टेरर एंड वॉर्स एंड ऑल दैट। तो अगर दुनिया में शांति लानी है तो अमेरिका शुड पैक अप एंड गो बैक और अपने अपने इलाकों की हम लोग अपनी अपनी जमीन ले लें। ये बहुत सिंपल बात है। ओके, मगर अमेरिका इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, इजराइल इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। ये दोनों ने दुनिया को बर्बाद करके रखा है। ये दोनों आतंकी देश है। नेथन्याहू वॉर क्रिमिनल है, ट्रम्प तो वॉर क्रिमिनल भी है और बलात्कारी भी है, पीडोफाइल भी है। इस किस्म के लोग आज सर इस यही बात है कि फिर से एक तरीके से वो उस व्यक्ति के ऊपर वो केसेस, वो एप्स्टीन फाइल्स के एक तरीके से नाम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी इस तरीके से ठोस वहां पर नहीं प्रूव हुआ है। क्योंकि वही बात है कि हम जंग के बारे में बात कर रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड हिम, देयर आर टेस्टिमोनीज, देयर आर एवरी पीस ऑफ एविडेंस जो एक तरीके से इंडिकेट कर रहा हो, लेकिन एक तरीके से वो फाइनल जजमेंट ट्रम्प के खिलाफ अब तक नहीं हुआ है, तो हम वो डायरेक्टली ये डिक्लेयर नहीं करेंगे। प्रोसिक्यूट नहीं होगा, आप किसी बिल्कुल पकड़ोगे नहीं तो कहां से एविडेंस मिलने वाला है? 26 औरतों ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला है, किसी को तो पुलिस स्टेशन बुलाओ, किसी को तो कोर्ट में लेके जाओ। आप करते ही नहीं, सबको कवर अप करते रहता है। तो अमेरिका जैसे सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर में मानने वाला कंट्री जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खत्म कर दिया, एक एक जज के खिलाफ सैंक्शंस किए,
कि आप ये ट्राइब्यूनल नहीं चला सकते ट्रम्प के नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि ट्रम्प को पता है उसके बाद अमेरिका का नंबर है। ये जो वॉर क्राइम्स वो लोग कमिट करते हैं, ठीक है। तो उनका रूल्स बेस्ड ऑर्डर कोई रूल्स बेस्ड नहीं है, पूरा माफिया किस्म का उनका ऑर्डर है। तो ये जो ईरान ने उठाव किया है, और ईरान अकेला नहीं है, आज यमन भी उठ चुका है, हिजबुल्लाह उठ चुका है, हमास, इराक में जो मिलिशियाज है, ये पूरा इलाका अपनी आजादी के लड़ रहा है। अमेरिका वहां एक कॉलोनियल ऑक्यूपायर है, ठीक है ना। ये पूरा इलाका भी उठ रहा है अपनी आजादी के लिए, जैसे हम लोग उठे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वैसे इलाका भी पूरा उठ रहा है, और ये वेलकम चीज है। और अमेरिका विल हैव टू फाइनली गेट आउट ऑफ हियर, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। चलिए, समय की कमी है, एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं सिरोही सर से। सिरोही सर। हाँ जी सर, यही सवाल आपसे भी होगा, भविष्य में क्या असर पड़ेगा? देखिए, सवाल इस चीज का है कि अभी जो है फिरोज साहब ने बोला है कि अमेरिका की जो है औकात नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल है औकात का, अगर जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है अगर उसकी भी औकात नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह, हमास और ईरान की भी औकात है। दैट इज नंबर वन। देयर इज नो इक्वेशन मिलिटरीली। नंबर दूसरा सवाल आता है काबिलियत का, दूसरी सवाल आता है नीयत का। अब जहाँ तक सवाल है नीयत का, यस, फिरोज साहब जो कह रहे हैं वो उसमें जो है कुछ सच्चाई है कि हमास के बहाना करके जो है जो गाजा में हुआ है या लेबनान में हो रहा है या ईरान में हो रहा है, वो जो है नीयत का सवाल है। तो सवाल ये है कि काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को अमेरिका किस तरीके से यूज करता है वो देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको फिर वही चीज दोहराता हूँ, ना अमेरिका जो है अपने बेसिस को छोड़कर मिडिल ईस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस को छोड़कर चला गया तो यहाँ पे चाइना इज वेटिंग फॉर दैट वैक्यूम टू बी फिल्ड बाय चाइनीज। तो वहाँ पे जो चाइनीज आ जाएंगे, वो अमेरिका कभी भी जो है नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है, हाँ, जो आपने कहा है कि जॉर्डन में और वहाँ पे लोगों को बोला गया है कि आप सड़कों पे उतरे और प्रोटेस्ट करें ताकि अमेरिकन बेसिस चले जाएं, वो एक पॉलिटिकल प्रेशर है उनकी सरकार के ऊपर जो वहाँ पे है। क्या जॉर्डन की सरकार इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि वो अमेरिकन को वहां से निकाल दें? क्या सऊदी अरेबिया की, कुवैत की, बहरीन की, ओमान की सरकार ये एक्सेप्ट करेगी कि उनको वहां से निकाल दें? आज के देखते हुए अभी कोई नियर फ्यूचर में तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, आज से 15, 20, 30 साल बाद जो है क्या होगा वो नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट यस, आज के दिन अमेरिका वहां से नहीं निकले। वैभव जी। चलिए, सिरोही सर, फिरोज सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने अपनी बातें रखी और इस चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों को समझाया, भविष्य में क्या हो सकता है, वर्तमान में क्या हो रहा है। तो फिलहाल तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है, हमले भी किए जा रहे हैं। अब है क्या लग रहा है, कब तक ये सब चलने वाला है? देखिए, ये तब तक चलेगा जब तक ट्रम्प और उनका खुद का ईगो सेटिस्फाई नहीं होता और उनके ऊपर जो दबाव है। देखिए, फिरोज सर की कई बातें थी, उनकी एक जो एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक तरीके से वो एक तरीके से एविडेंस बैक्ड भी है, और कहीं ना कहीं मैं भी उससे एक ताल्लुक रखता हूं कि आप देखिए, अमेरिका जिस रीजन में जब भी स्टेप इन करता है वो प्रॉमिस करता है डेमोक्रेसी, पीस और एक तरीके से वर्ल्ड सुपर पावर आपको वहां पर आया है, लेकिन जब वो निकलता है उसके बाद वहां पर बस तबाही बच जाती है। ये हमने हर एक रीजन में देखा है। भारत और हमारा जो रीजन है वहां पर हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग देश है, इस वजह से वहां पर थोड़ा पीस ऑर्डर बनाए हुआ है। चाइना आज तक जो एक तरीके से उन्होंने अपना पोस्चर दिखाया यही है कि वी वांट टू प्रॉस्पर विद एवरीवन, लेकिन उनके वो अपनी जो पूरी नियत है वो बताते नहीं है, वो दिखाते नहीं है, जताते नहीं है। धीरे धीरे वो जो एक पर्ल्स की तरह थोड़े थोड़ा काम करते हैं। अमेरिका ईरान का ये जो पूरा युद्ध है अब एक तरीके से स्टेलमेट की तरफ जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका को वॉर खत्म नहीं करने दे रहा है। क्लियर इंडिकेशन यही है। ईरान तब तक वॉर खत्म नहीं करेगा जब तक ऑल फ्रंट पे सीजफायर नहीं होता, जब तक हॉर्मुज के ऊपर उनका नए दम से जो एक पूरा कंट्रोल आ गया है वो पूरी दुनिया नहीं मानती, जब तक ईरान अपना जो पहले मतलब प्री वॉर एक तरीके से जो स्टैचर है वो खराब था उससे बेहतर नहीं मिलता, और जब तक रिपरकशंस अमेरिका को नहीं भुगतने पड़ते तब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वॉर चलता रहा। इस वॉर के ओपनिंग में, वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, एग्जिट पाथवे नहीं था। याद करिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब जब जो तीनों सेना प्रमुख थे उन्होंने एक मीटिंग की थी, उन्होंने बाद में जो डीजेमोस थे उन्होंने भी बाद में कहा, यही चीज कही थी कि हमारा एग्जिट पाथवे हमारा पता था, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हमें पता थे, और जो हमने अचीव किए इस वजह से हम सीजफायर ये डिक्लेयर कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने अप्रोच किया।
तो वही बात है कि आपके पास अगर क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो तो जो मुद्दा हॉर्मुज वॉर के पहले मुद्दा भी नहीं था, वो अब कहीं ना कहीं एक आखिरी मुद्दा हो चुका है, जिसके बेसिस की वजह से ये वॉर चलता जा रहा है। ईरान को एडवांटेज है या फिर अमेरिका को एडवांटेज है? देखिए, एडवांटेज तो आज के जमाने में जो भी देश युद्ध में फंसता है किसी को एडवांटेज नहीं होता। बस यही बात है कि अब बाहर आते वक्त किसको एडवांटेज होगा और उस एमओयू, उस सीजफायर डॉक्यूमेंट में किसकी जीत लिखी है, उसके बेसिस पे इस वॉर का एक तरीके से पूरा का पूरा रिजल्ट डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। ये तनाव, ये युद्ध कब तक चलने वाला है, समझौते की जो बात हो रही थी वो समझौता आखिर हो भी पाता है या नहीं, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, आने वाले दिनों में पता ही चल पाएगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.